आशुतोष, तुम समझ नहीं रहे हो। 1 महीना बहुत ज्यादा है गांव में रुकने के लिए। रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? ज्योति मेरी सगी बहन है। हम तो सिर्फ कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर समय पर शादी में पहुंच रहे हैं। पर मोहन भैया और आशा भाभी ने तो ज्योति की शादी की सारी तैयारियां खुद से ही की हैं। दिख रहा है। पिछले महीने 2 लाख रुपए किसने बैंक अकाउंट से भेजे थे, बताना। रिया, आज के जमाने में 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है एक शादी के लिए। और ज्योति हम 2 भाइयों की इकलौती बहन है। उसके जेवर बनवाने के लिए मैंने थोड़ी मदद कर भी दी तो। अच्छा, अब सुनो, मैं टैक्सी लेने जा रहा हूँ, तुम रेडी रहना वरना बस छूट जाएगी। क्या मुसीबत है यार। सच में अब जाते ही सबसे पहले आशा भाभी का चेहरा देखने को मिलेगा, फिर माँ जी, उसके बाद ज्योति और गांव के इतने सारे रिश्तेदार। मुझे तो अभी से घबराहट शुरू हो रही है। रिया और आशुतोष दोनों शहर में रहते थे और बाकी परिवार गांव में रहता था। रिया को गांव के रहन सहन से नफरत थी। वो शुरू से ही शहर में रही थी, पर आशुतोष से लव मैरिज के बाद वो दूसरी बार गांव जा रही थी। रिया और आशुतोष गांव पहुंचते हैं। गांव में ज्योति की शादी की तैयारियां चल रही थी। रिया, पानी गर्म हो गया है, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। रिया भाभी, देखो ये साड़ी सगाई की फंक्शन में कैसी रहेगी। ये साड़ी आशा भाभी की पसंद की है। ओह नो, इतना डार्क कलर। ज्योति, आशा भाभी की पसंद बिल्कुल गांव वाली ही रहेगी। शादी करके शहर जा रही हो, इसलिए तुम्हें शहरी तरीके अपनाने होंगे। क्या करूं भाभी, आप शहर में रहते हो, अब मुझे आशा भाभी की पसंद के ही कपड़े खरीदने पड़ते हैं। सोच तो मैं भी रही थी कि आपसे इस बारे में बात कर लूं। अरे, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। मैं एक नई साड़ी लाई हूँ, बहुत स्मार्ट पीस है। मुझे पता था आशा भाभी ने तुम्हारे लिए ओल्ड फैशन की साड़ियां खरीदी होंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पिंक शेड की साड़ी पहले ही खरीद ली थी। मैं अभी अटैची में से निकाल देती हूँ। रिया अटैची में से एक साड़ी निकालकर ज्योति को दे देती है। ज्योति आशा की दी हुई साड़ी को एक तरफ रख देती है। वाह रिया भाभी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। मैं सगाई के फंक्शन में यही साड़ी पहनूंगी। आशा की आंखों में आंसू थे, पर वो उन्हें छुपा लेती है। रिया आशा की तरफ देखकर घमंड से मुस्कुरा रही थी। जितने दिन यहाँ हूँ, ठाठ से रहने का यही तरीका है। कोई काम धाम करना नहीं पड़ेगा। सारा दिन इस ज्योति को मक्खन लगाने में लगी रहूंगी। वैसे ठीक भी है, ये रीति रिवाज कौन संभाले। रिया ने शादी में होने वाली किसी भी तैयारी में हिस्सा नहीं लिया। वो सभी कामों से जी चुराती रही। रिया, आशा भाभी सब आने जाने वाले रिश्तेदारों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर रही हैं। तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर रही हो? देख तो रहे हो आशुतोष, मैं ज्योति के लिए न्यू सैंडल सेलेक्ट कर रही थी। हाँ भैया, रिया भाभी मेरे साथ काम कर रही हैं। आशा भाभी को तो आदत है रोजाना इतने मेहमानों को संभालने की। आप चिंता मत करो, वो अकेली ही काफी है घर के काम करने के लिए। आशा बहू, जाकर तुम भी तैयार हो जाओ, फिर शाम को बारात आने का समय हो जाएगा। चाय पानी रिया बहू संभाल लेगी। माँ जी, रिया ज्योति के साथ है, वो उसकी तैयार होने में मदद कर रही है। जब से आई है कोई काम धंधा नहीं किया। जब देखो कमरे में फालतू कामों में लगी रहती है। तैयार करने वाली तो आई हुई है, इसने कौन सा तैयार करना है। ज्योति, ये तुम्हारे सैंडल मेरे कमरे में ही रखे थे। मैं दूसरे कामों में व्यस्त हो जाऊंगी, तुम्हें तैयार भी होना है। अपने पास ही रख लो, पहन लेना। भाभी, ये ओल्ड फैशन के सैंडल आप ही रखो। मैंने ज्योति को ऊंची हील वाली बढ़िया सैंडल दे दिए हैं। ज्योति की हाइट कम है, इन ऊंची हील वाले सैंडल में लंबी लगेगी। अब हमारी ननद शहर की होने वाली है। हाँ आशा भाभी, मैं यही सैंडल पहनूंगी, इनकी हील ऊंची है। आशा बेचारी क्या ही बोलती, वो सारे मेहमानों की देखभाल कर रही थी। पर मजाल है कि रिया ने एक बार भी आकर किसी काम में उसकी मदद की हो। बारात आने का समय हो रहा था, सब लोग तैयार हो चुके थे। रिया ज्योति को अकेला छोड़कर तैयार होने चली गई। आशा बहू, बारात आने का समय हो रहा है, ज्योति के पास कौन है? माँ जी, रिया ज्योति के पास बैठी है। माँ, बारात आ गई है। माँ जी, आप बुआ जी के साथ चलो, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। सब लोग बारात के स्वागत में लग जाते हैं। कैसे देहाती लोग हैं, इतनी सस्ती पार्लर वाली बुलाई, मेरा तो पूरा मेकअप ही खराब कर दिया। अब जल्दी से ज्योति के कमरे में जाती हूँ। रिया वापस ज्योति के कमरे में जाती है। रिया, बारात आ गई है, ज्योति को तुम ले आओ, मैं आरती की थाली लेकर जा रही हूँ। बड़ी आई मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाली, कितनी चालाक है। खुद आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी और इस महारानी को लाने की ड्यूटी मुझे दे रही है। ज्योति, मैं सोच रही थी तुम्हारे ससुराल वाले शहर के हैं और भाभी गांव की है, उन्हें शहरी तौर तरीके पता नहीं है, इसलिए बारात के स्वागत के लिए मैं चली जाती हूँ। भाभी तुम्हें ले आएंगी, मेरे जाने से उन लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। आशा भाभी, आप ये आरती की थाली रिया भाभी को दे दो। पर अरे दो न भाभी, इसमें इतना झिझकने की क्या बात है। रिया आशा के हाथ से आरती की थाली झपट लेती है और बारात के स्वागत के लिए चली जाती है।
रिया बहू, आशा कहाँ है? वो नहीं दिख रही। माँ जी, वो आशा भाभी कह रही थी कि उनको शहर के तौर तरीके नहीं आते, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। वैसे वो ज्योति को लेकर आ जाएंगी। आशा ज्योति के पास ही कमरे में थी। रिया ज्योति के ससुराल से आई औरतों के साथ गप्पे मारने लगी। आशुतोष बेटा, रिया तो सुन ही नहीं रही है। अब किसी के बीच में जाकर उसे बुलाते हुए अच्छा भी नहीं लगता। एक काम कर, तू आशा को बोल, वो ज्योति को लेकर आ जाएगी। ठीक है माँ, मैं अभी बोल कर आता हूँ। कुछ देर बाद आशा ज्योति को लेकर जयमाला के लिए स्टेज पर जाने लगती है, पर इस स्टेज से थोड़ी दूरी पर ज्योति की सैंडल टूट जाती है और वो तेजी से लुढ़कने ही वाली थी कि आशा उसका हाथ थाम लेती है। आह आशा भाभी! संभाल कर ज्योति, क्या हुआ? भाभी, मेरी सैंडल टूट गई। आह! हे भगवान, अब क्या करूं? स्टेज तो सामने ही है, किसी को पता चला तो बहुत अपमान होगा। अब हम वापस भी नहीं लौट सकते। एक काम करो ज्योति, तुम चुपचाप मेरी चप्पल पहन लो, कुछ तो काम चल ही जाएगा। पर भाभी, आप बिना चप्पल के कैसे घूमोगे? तुम्हारी जयमाला हो जाए, फिर मैं तुम्हारे भैया को बोलकर घर से दूसरी चप्पल मंगवा लूंगी। आशा, ज्योति के लिए सैंडल तो तुम खरीद कर लाई थी ना, तो फिर ये टूटे कैसे? इतने कच्चे सैंडल, अभी कोई देख लेता, ज्योति गिर जाती तो क्या होता? सारी बिरादरी में बदनामी हो जाती। कम से कम मजबूत चप्पल तो खरीद कर ला सकती थी। तुम तो समझदार हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आशा बहू। मैंने ज्योति की शादी की खरीदारी का काम तुम्हें सौंपा हुआ था, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तभी वहां पर रिया आ जाती है। वो सब सुन रही थी। आशा रिया की तरफ देखती है। माँ जी, पता नहीं, मैं तो अच्छी दुकान से ही खरीद कर लाई थी, पर ये सैंडल कैसे टूट गए मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आशा भाभी, पर ये सैंडल तो... अच्छा, अब ये सब कुछ छोड़ो, सामने स्टेज पर सब देख रहे हैं, तुम दोनों ज्योति को स्टेज पर लेकर चलो। रिया बहुत शर्मिंदा थी, उसके कारण आज ज्योति की इंसल्ट हो सकती थी, पर आशा ने सब कुछ संभाल लिया। जयमाला के समय आशा ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई थी, पर साड़ी लंबी होने के कारण उसके पैर छुप गए, इसलिए किसी को इस बात का पता नहीं चला। कुछ देर बाद मोहन घर से दूसरी चप्पल ले आता है और आशा वो चप्पल पहन लेती है। धूमधाम से ज्योति की शादी हो जाती है और सब ज्योति को खुशी खुशी विदा करते हैं। आशा भाभी, मैंने अगर कोई भी गलती की हो तो मुझे माफ कर देना। आप मेरी बहुत प्यारी भाभी हो। रिया भाभी, आशा भाभी बहुत अच्छी है। उन्होंने एक माँ की तरह मेरा हमेशा ख्याल रखा है। कभी कभी माँ मुझे डांट देती है, पर आशा भाभी ने मुझे बहुत लाड प्यार दिया है। ससुराल जाकर मैं आशा भाभी को बहुत याद करूंगी। और रिया भाभी, आप भी बहुत अच्छे हो। आप मेरे लिए कितना सोचते हो। आपने इन शादी के कुछ दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा, उसके लिए दिल से शुक्रिया रिया भाभी। कितना बड़ा दिल है इन सबका। आशा भाभी चाहती तो सारी सच्चाई माँ जी और मोहन भैया, आशुतोष सबको बता सकती थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। और ज्योति को देखो, उसने भी मेरी इस बात को दिल पर नहीं लिया। रिया ज्योति के गले लग जाती है। अगले दिन रिया आशा के कमरे में जाती है और उससे लिपट कर माफी मांगती है। कुछ दिन बाद सबके साथ हंसी खुशी रहकर रिया और आशुतोष वापस शहर आ जाते हैं, पर अब अपनी जेठानी और परिवार के लोगों के प्रति रिया के मन में कोई बैर भावना नहीं थी। आज उषा 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। उषा की देवरानी ज्योति ने अपने हाथों से उषा के लिए टिफिन तैयार किया था। वो किचन से बाहर आते हुए बोली, उषा भाभी, आपका टिफिन। ज्योति, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। उषा ने टिफिन बॉक्स हाथ में लिया और ज्योति को गले से लगा लिया और अतीत में खो गई। ज्योति छोटे से गांव से मुंबई के पॉश इलाके में बहू बनकर आई थी। जैसे ही ज्योति अपनी इकलौती जेठानी उषा के पैर छूने के लिए झुकी, ओह, व्हाट इज दिस? ये किस जमाने में जी रही हो? गंवार कहीं की, आजकल कोई पैर छूता है क्या? आजकल तो हाय हेलो और हक करने का जमाना है। लगता है ये लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। जीती रहो ज्योति बहू। उषा, इतना भी क्या गुस्सा? तुम जेठानी हो, अपनी देवरानी को कम से कम आशीर्वाद तो दे देती। आपके लाडले की पसंद है, मेरी नहीं। मैं तो ऐसी देवरानी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी जिसे... बस करो उषा बहू, नई बहू से कुछ तो प्रेम भावना रखो। मिन्नी अगर आ जाती तो फिर देखते जान छिड़क देती, पलके बिछा देती अपनी देवरानी के लिए। उषा पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। उषा चाहती थी कि उसके देवर राहुल की शादी उसके मामा की इकलौती बेटी मिनी से हो जाए, पर राहुल नहीं माना। मिनी हाई फाई सोसाइटी की थी,
परंतु जब राहुल ने सीधी सादी गांव की लड़की ज्योति से शादी कर ली तो उषा जल भुन कर रह गई। उषा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वो हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। उषा ज्योति से इस कदर नाराज थी कि वो उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। उषा भाभी, ये मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, अगर आप कहते तो मैं गरम गरम रोटी सेक कर आपका टिफिन पैक कर दूं। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए खाना बनाने की। भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं कि मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। मेरे ऑफिस जाने के बाद जिसका मर्जी बनाती रहना। तुम्हें क्या होता जा रहा है उषा? इस तरह से बात करते हैं क्या? तुम अगर हमारे बीच में नहीं बोलो तो ही अच्छा है। तुम्हारे ऑफिस के कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, मैं जा रही हूं। सुशीला, ये उषा बहू का इस तरह से ज्योति बहू के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। ज्योति, मैं जानती हूँ बहू, उषा बहू का बर्ताव तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। वो मुंबई शहर की पली बढ़ी है, शुरू से मॉडर्न सोसाइटी में रही है, इसलिए उसका स्वभाव शुरू से ऐसा है। हम भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, उसके जो जी में आए वो करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उषा के तेज तर्रार स्वभाव से उसके सास ससुर भली भांति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोशी रहते थे। एक शाम तो उषा ने हद ही कर दी। अरे आना, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीकर जाना। नमस्ते मीनल दीदी। उषा भाभी, आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो ये है तुम्हारी देवरानी। अरे तुम कहाँ जा रही हो उषा? ये बना तो रही है चाय। भाई पिज्जा चाउमीन माइक्रोवेव में गर्म करके ला रही हूँ। ज्योति को दे दो, वो गर्म कर लाएगी। ज्योति, अरे मीनल, ये हमारी तरह स्मार्ट शहर वाली नहीं है, ये गांव की गंवार है। मैं शायद थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, पर सच ही तो है। इसने कभी माइक्रोवेव देखा तक नहीं था, ये भला इस्तेमाल करना क्या जानेगी। ज्योति एक संस्कारी लड़की थी, इसलिए उसने उस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा। उषा बात बात पर ज्योति को ताने देती थी, पर घर में कलेश ना हो इसलिए ज्योति चुप रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई ये कहे कि उसके आने के बाद घर में कलेश हो गया है। पर एक शाम नौकरी से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने उषा की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी और किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से उषा को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया। जी, आप राकेश बोल रहे हैं? आपकी पत्नी के आधार कार्ड से आपका नाम और पता मिला है। आपकी पत्नी उषा जी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। माँ उषा। क्या हुआ राकेश? बेटा कुछ तो बोलो। क्या हुआ भैया? भाभी ठीक तो है? ज्योति, माँ उषा का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अस्पताल पहुंचना है। ज्योति, मैं गाड़ी निकालता हूं, तुम्हें मेरे और भैया के साथ चलो। सब लोग अस्पताल पहुंचते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। उषा जी इस वक्त आईसीयू में है, वो अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सर में कोई चोट तो नहीं आई, मगर उनके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। कुछ ही देर में उषा को होश आ गया। डॉक्टर, अब भाभी कैसी हैं? मैंने एक्सरे रिपोर्ट देख ली है। उषा जी के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है, उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। उषा, अब कैसा महसूस हो रहा है? दर्द बहुत है राकेश, पता नहीं वो टेम्पो वाला कैसे पीछे से। अरे मेरी प्यारी भाभी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। राहुल सही कह रहे हैं भाभी, देखना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ज्योति अस्पताल में दिन रात उषा की सेवा में लगी रही। उषा उसे अपनी देखभाल करते देख रही थी। 2 सप्ताह के बाद उषा को अस्पताल से छुट्टी मिली और वो घर पर आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम सही होकर अपने घर वापस आ गई बहू। जीती रहो बहू, भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। उषा के हाथ और पैर पर प्लास्टर था। ज्योति ने उषा से कहा, भाभी अब आप अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है, फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, इसलिए आपको अब आराम की सख्त जरूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी, ऐसा मुझसे वादा करो। ज्योति, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा और
तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं करेगा। तुम्हें इस घर में आए अभी 6 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुल वाणी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे राहुल की पसंद पर गर्व है। ज्योति, तुमने तो हम सबका दिल जीत लिया। मेरी प्यारी देवरानी, मुझे माफ कर दो। उषा भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें। ज्योति ने अपनी जेठानी उषा को गले से लगा लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी का प्यार हो चुका हो तो मुझे और राहुल को जोर की भूख लगी है। सचमुच भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज मेरे सब बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया है, जल्दी से आ जाओ। माँ जी, आप इन सबको खाना परोसिए, मैं उषा भाभी के लिए सब्जियों का सूप बनाकर लाती हूँ। ये लो भाभी, गरम गरम सूप थोड़ा और पी लो, बस 1 चम्मच और। बस और नहीं, मेरा पेट भर गया। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना, आपने कब से इसे कस कर पकड़ रखा है। आपको बैंक जाने में देर हो रही है, टिफिन तो मेरे हाथ में ही है, फिर आपका पेट कैसे भर गया? ओह सॉरी ज्योति, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। थैंक यू मेरी प्यारी देवरानी, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मेरी प्यारी जेठानी जी के लिए तो जान भी हाजिर है। बाय, ध्यान से जाना। और उषा फिर एक बार ठीक होकर अपने पति राकेश के साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उसकी आंखों में आज अपनी देवरानी ज्योति के लिए जो सम्मान था वो अमूल्य था।